गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप इन द मेंस रिकर्व इवेंट। मेंस रिकर्व इवेंट में इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप में? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इंडिया। इंडिया की जो मेंस रिकर्व टीम थी, इन्होंने हिस्टोरिक गोल्ड क्लिंच कर लिया है एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1। किस कंट्री को हरा के? साउथ कोरिया को हरा के। ठीक है, इसी के साथ पिछले 14 साल का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो चुका है कि पिछले 14 साल में हमने एक भी गोल्ड नहीं जीता था। तो ये इंडिया का हाईएस्ट एवर मेडल टैली रहा आर्चरी वर्ल्ड कप में, जहां पे हमने टोटल 8 मेडल जीते हैं, इंक्लूडिंग 5 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने 16 मेंबर का स्क्वाड भेजा था इस साल के इस चैंपियनशिप में, जिसमें 8 मेन थे और 8 वुमेन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन इंडिया। चलिए कुछ रिसेंट विनर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है। हर्षित कुमार हु रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल इन द 21st अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। ये क्वेश्चन हमने कल ही देखा था, अगर आपको याद हो। हर्षित कुमार कौन सा गेम खेलते हैं? ये हैमर थ्रो से एसोसिएटेड है। ठीक है, सबको कमेंट्स में बताना है कि ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, कल हमने बात की थी इसके बारे में। हु वन द 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप्स 2023-24। तो नेशनल खो खो चैंपियनशिप इस साल जीता है महाराष्ट्र ने, और दोनों में ही यानी कि मेंस और वुमेन्स कैटेगरी जो अलग अलग होती हैं, दोनों में विनर कौन थी? महाराष्ट्र टीम। ठीक है, लेकिन मेंस टीम में महाराष्ट्र टीम ने किसको हराया था? इन्होंने हराया था इसमें इंडियन रेलवे टीम को, और वुमेन्स जो टाइटल है उसमें महाराष्ट्र ने इसको जीता था बाय डिफीटिंग एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम। ठीक है, नहीद दिवेचा हु रिसेंटली वन 2 गोल्ड मेडल्स इन द इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। नहीद दिवेचा जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इस चैंपियनशिप में, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? आंसर है महाराष्ट्र। रिसेंटली विच टीम वन द 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल। 42nd एडिशन जो है रणजी ट्रॉफी टाइटल का, ये किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई ने किस टीम को हरा के जीता ये टाइटल? तो विदर्भ को। रनर अप भी हमेशा याद रखा करिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्रिस्टीना पिस्कोवा हु रिसेंटली वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल बिलोंग्स टू विच कंट्री। क्रिस्टोना पिस्कोवा जो है ये मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं इस साल, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? आंसर है जेक रिपब्लिक। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, दैट इज राजस्थान। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने कुछ नोटिफिकेशंस ड्राफ्ट किए हैं जिसमें इन्होंने इको सेंसिटिव जोन्स को डिफाइन किया है फॉर शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो कि राजस्थान में है। तो ये जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करना और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना एक तरह से। इस सैंक्चुरी को स्टैब्लिश किया गया था 1983 में, और इसमें डिफरेंट इंडेंजर्ड स्पेशीज रहती हैं, जैसे कि लेपर्ड, इंडियन वुल्फ एंड वल्चर। ठीक है, तो ये जो ड्राफ्ट है इसमें एक इको सेंसिटिव जोन प्रपोज किया गया था, जो कि कितने किलोमीटर्स का था? 348.6 स्क्वायर किलोमीटर्स का, अराउंड द सैंक्चुरी के कोर एरिया। ठीक है, तो जो पब्लिक फीडबैक है उसको मांगा गया है अगले 60 दिनों में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव होता है उसमें ESZ को मैंडेट किया गया है फॉर ऑल द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ठीक है, तो इसी वजह से न्यूज में आ गया था। सिंपली हमें बस वनडे एग्जाम के लिए इसकी लोकेशन याद रखनी है कि शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लाई करता है राजस्थान स्टेट में। इसी तरह से चलिए कुछ और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की लोकेशंस देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है कालीसार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है हरियाणा में। टेल वैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है अरुणाचल प्रदेश में। वयनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये कहाँ पे लाई करती है? केरला में। अटापका बर्ड सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है आंध्र प्रदेश में। और लास्ट है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये कहाँ पे है? आंसर है असम। ठीक है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने की ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस दिया है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ग्रांट किया है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस टू द जेम
एंड ज्वेलरी सेक्टर, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा जो है वो इन्हांस हो सके। यहाँ पे जो एशियन स्टार है ये क्या है, ये लीडिंग डायमंड मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये फर्स्ट रेसिपिएंट रही इन द इंडस्ट्री। और ये जो प्रोग्राम है AEO, ये काम करता है अंडर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क। ठीक है, बेसिक एम क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना, और इसका जो स्टेटस है उसके थ्रू बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि क्विकर क्लियरेंस होता है और इनहैंस्ड सिक्योरिटी वगैरह, और ये अलाइन करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स के साथ। इसको इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया था 2011 में, और वॉलेंट्री AEO प्रोग्राम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं कस्टम प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगली स्लाइड में कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यूजुअली जब भी कभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के वेलफेयर के बारे में बात होगी तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिसेंटली सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये सेंटर काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री। IHRC फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और लास्ट है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड द नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024 टाइटल्ड एज आधारशिला। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने नेशनल करिकुलम लॉन्च किया है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, रिसेंटली देयर वाज द क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 हेड। ये जो समिट है ये कहाँ पे हुई है आपको ये बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन अलॉन्ग विथ द पार्टनर्स लाइक शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन CEEW, इन्होंने होस्ट किया है क्रिटिकल मिनरल्स समिट को, जिसमें कि बेनिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को इनहांस करने की बात की गई। ये कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में। कब से कब तक, 29 और 30 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, इसका एम क्या था, इंडिया के क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को बॉल्स्टर करना। और इस समिट में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कन्वीन होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिया एंड स्टार्टअप्स। तो इसमें जो की टॉपिक्स हैं वो क्या क्या थे, मिनरल ऑक्शन प्रोग्रेस और सस्टेनेबल सोल्यूशंस वगैरह। टेक्निकल जो सेशंस हैं उसमें 8 की मिनरल्स के ऊपर फोकस किया गया जो कि क्रूशियल हैं फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस समिट के लिए वेन्यू कौन सी जगह रही, आंसर है नई दिल्ली। चलिए कुछ और समिट्स देख लेते हैं जो 2024 में न्यूज में आई। फर्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल होस्ट द समिट ऑफ द फ्यूचर ऑन September 22 to 23, 2024। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस समिट को होस्ट करेगी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड। ये समिट हुई है अबू धाबी में। ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट रिसेंटली होस्टेड बाय विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस। ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट को होस्ट किया USAID ने इन अलॉन्ग विथ रेड क्रॉस। ओके, USAID क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड। पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पे हुई है, ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हेल्ड। ये समिट कहाँ पे हुई है, गुवाहाटी में, गुवाहाटी इन द स्टेट ऑफ असम। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये हाल ही में नई दिल्ली में हुई है। इसके लिए थीम क्या रखी गई है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ये 6th एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का जो कि हाल ही में कन्वीन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें फीचर किए गए डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड मीडिया। इसको होस्ट किया है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने। थीम क्या रखी गई थी, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो। इसमें प्रोएक्टिव मेजर्स को एम्फेसाइज किया गया। बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक पर्पस था रेजिलियंस को फॉस्टर करना इन इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट द डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना फॉर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थीम रखी गई इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो। चलिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड? जस्ट हमने बात की इसके बारे में, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस? इसके लिए कौन सी जगह वेन्यू थी? आंसर है भूटान। रिसेंटली वेयर वॉज द ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? आंसर इज बार्सिलोना इन द कंट्री स्पेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिसेंटली वेयर वॉज एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान हेल्ड? ये कहाँ पे हुई है? पेरिस में। और लास्ट है रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ये हुई है हैदराबाद में। ओके, विच स्टेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली रिलीज द गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट? कौन से स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट? आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये गाइडलाइंस जारी किए हैं फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट इन द स्कूल्स, जिससे कि सेफ एनवायरनमेंट हम फॉस्टर कर सकें स्टूडेंट्स के लिए एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। और इसको ज्वाइंटली इशू किया है डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन ने। बेसिक एम यहाँ क्या है कि हम फिजिकल और मेंटल हार्म को या किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ऑन द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट गाइडलाइंस। और इसके अलावा कुछ मेजर्स लिए जाएंगे जैसे कि प्रॉम्प्ट कंप्लेंट रिड्रेसल, हैरेसमेंट का एड्रेस किया जाएगा जल्द से जल्द, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स और मॉनिटरिंग कमिटीज फॉर्म की जाएंगी स्कूल लेवल पे। ठीक है, तो ये डिसीजन किसका है? तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट्स फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन इन देयर फूड आइटम्स? ये स्टेट है तमिलनाडु। तो ये डिसीजन है तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट का, उन्होंने बैन कर दिया है द यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन एनी टाइप ऑफ फूड आइटम्स। रीजन क्या है? क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू प्रोजेक्ट नीलगिरी थार इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सबसे पहले ये नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है? आंसर है केरला। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट नीलगिरी थार किस स्टेट का है, तो हमने कल बात करी थी तमिलनाडु स्टेट का है। रिसेंटली विच स्टेट हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स बैन ऑन हुक्का एंड वाटर पाइप स्मोकिंग? पहले जो है कर्नाटका की स्टेट ने ये बैन लगाया था, लेकिन अब इस डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया है कर्नाटका स्टेट के हाई कोर्ट ने। रीजन क्या बताया? आर्टिकल नंबर 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गिपांग गैप ग्लेशियर लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे लाई करता है? योर आंसर इज हिमाचल प्रदेश। और लास्ट है सेंग खिलैंग फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? इसके लिए कौन से इंडियन को सिलेक्ट किया गया है, आपको ये बताना है। आंसर है आलोक शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं। ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इन्होंने जीत लिया है 2024 का गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज अपने ग्रास रूट एफर्ट के लिए। और इस प्राइज को आप ग्रीन नोबल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू इनके वर्क को ऑनर किया गया है, किस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की। और इन्होंने लोकल ट्राइब्स के साथ मिलकर रैली निकाली थी, क्योंकि वहां पे कोल माइनिंग थ्रेट्स थे काफी ज्यादा, जिसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था कि वो हर तरह के एक्शंस को कैंसिल करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो 21 कोल माइंस को ऑक्शन पे लेके आएंगे 2022 में। ठीक है, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के मामले में टॉप मोस्ट है इस रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आलोक शुक्ला, इस प्राइज के लिए चुना गया है आलोक शुक्ला को। स्टेट भी उनका याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स? तो ये जो प्राइज है ये कौन देता है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। और इस साल किसको मिला है? तो योर आंसर इज ममता जी सागर। ठीक है, हु वन द एबल प्राइज 2024 समटाइम्स कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स? एबल प्राइज को मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है और इसके लिए विनर कौन है? मिशेल ताला ग्रैंड। ओके, which Indian writer was awarded with the Erasmus Prize 2024 for highlighting the climate change crisis? Your answer is here अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, Recently which organization has been conferred the outstanding PSU of the year award? PSU of the year का अवार्ड दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। Recently which mission received the 2024 John L. Jack Swigert Jr. Award for Space Exploration? Answer is Chandrayaan 3 mission. Okay. Recently, the Indian government has permitted the exports of onion to which countries despite the export ban? एक्सपोर्ट बैन होने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने किन कंट्रीज के लिए ये एक्सपोर्ट अब परमिट कर दिया है, आपको ये बताना है।
तो डिस्पाइट द एक्सपोर्ट बैन इंडिया ने परमिट किया है कि 99,150 टन ऑफ ऑनियंस जो है एक्सपोर्ट किए जाएंगे बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका जैसी कंट्रीज को, ठीक है। इसके अलावा न्यू दिल्ली ने फर्दर अलाउ किया है 2000 टन ऑफ व्हाइट ऑनियंस फॉर द मिडल ईस्ट एंड द यूरोपियन मार्केट। तो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है वो एक्सपोर्ट को हैंडल करता है प्राइमरली फ्रॉम महाराष्ट्र, और ये जो बैन है ये इन्फोर्स किया गया था 8 दिसंबर 2023 में। क्यों? क्योंकि ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा था कि इस साल जो है क्रॉप्स बहुत कम रहेंगी, और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो ट्रेड मैटर्स को ओवरसी करता है, ठीक है। तो ऑनियन बफर प्रोक्योरमेंट टारगेट हमारा कितना है इस साल का, क्या डेटा है इसका? 5 लाख टन, ठीक है। आंसर है यहाँ पे बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस एंड श्रीलंका। चलिए कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में है। रिसेंटली विच 2 कंट्रीज आर डिस्कसिंग एन एग्रीमेंट टू डेवलप एन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर इंडियन वॉरशिप। ये दोनों कंट्रीज हैं इंडिया एंड यूके। इंडिया और यूके ने डिसाइड किया है कि वो एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे। इंडिया की जो वॉरशिप्स हैं वो फिलहाल यूज करती हैं डीजल, गैस और स्टीम टर्बाइंस को। जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसके थ्रू टारगेट किया जाता है लार्ज वॉरशिप्स को ओवर 6000 टन्स। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी जिसमें कि जीई पावर कन्वर्जन और भेल इंक्लूडेड है। तो ये मिलकर डेवलप करेंगे एक इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम, जिससे कि आप नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं और एमिशन कम होता है इससे, और इसके थ्रू आप कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया एंड यूके। द इंग्लिश चैनल रिसेंटली सीन इन द न्यूज सेपरेट्स विच 2 कंट्रीज। इंग्लिश चैनल के थ्रू कौन सी 2 कंट्रीज सेपरेट होती हैं? ये हैं इंग्लैंड और फ्रांस। Which countries recently signed a treaty to recognize whales as the legal person? Answer is New Zealand and the Cook Islands, ठीक है। इन दोनों ने डिसाइड किया है कि वो whale को स्टेटस देंगे as a legal person. Hormuz Strait recently seen in the news is a strategically important waterway located between which 2 countries? Hormuz Strait कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में लाई करता है? ईरान एंड ओमान। Exercise Tiger Triumph recently seen in the news is conducted between which 2 countries? Exercise Tiger Triumph कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है? आंसर इज इंडिया एंड यूएसए, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज आईएनएस विक्रांत रिसेंटली सीन इन द न्यूज। आईएनएस विक्रांत क्या चीज है आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर। एक्चुअली इंडियन नेवी ने हाल ही में शोकेस किया है अपना ट्विन कैरियर ऑपरेशंस विद इट्स 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। पहला है इसमें आईएनएस विक्रांत और सेकंड है आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। तो इंडिया इन कैरियर्स को ऑपरेट करती है, जहां पे आईएनएस विक्रांत जो है ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि ऑपरेट हो रहा है सिंस 1960s। इसके बाद इंडिया की सेकंड कैरियर थी आईएनएस विराट, ठीक है, और थर्ड है आईएनएस विक्रमादित्य जो कि न्यूज में है, ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत ये सारी मतलब शिप्स क्या चीजें हैं? ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ नेवी करंट अफेयर्स देखेंगे। Which Indian naval sailing vessel recently marked a historic trans-oceanic expedition of nearly 2 months by 2 women officers of Indian Navy? तो यहाँ पे इसका आंसर है INSV तारिणी, ठीक है। What is the name of the Iranian fishing vessel which was recently rescued by Indian Navy from the pirates? Answer is Al-Kambar, okay. Who has been appointed as the Director General of Naval Operations in the Indian Navy? इनका नाम है Vice Admiral A.N. Pramod, okay. Who has been recently appointed as the new Chief of Material of the Indian Navy? Answer is Vice Admiral Kiran Deshmukh, fine. और लास्ट है recently Navy Chief Admiral R. Hari Kumar has awarded an on-the-spot unit citation to which Indian naval ship for anti-piracy operation? Answer is INS Sharda, fine. Last है recently Bru community participated in Lok Sabha elections for the first time as voters from which Indian state? तो 2024 में ये जो ब्रू कम्युनिटी है जो कि इंडिजिनस है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इन्होंने पहली बार वोट किया है त्रिपुरा के लोकसभा इलेक्शंस में। और प्रीडोमिनेंटली ये कहाँ रहते हैं? त्रिपुरा में, मिजोरम में और असम में, ठीक है। ये अपने साथ स्टेटस होल्ड करते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का, और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक ग्रुप से। इनका ये जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट है ये एक माइलस्टोन मार्क करता है इनके सोशियो पॉलिटिकल एंगेजमेंट में, जो कि एम्फेसिस करता है ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ब्रू कम्युनिटी ने हाल ही में पार्टिसिपेट किया है त्रिपुरा के लोकसभा इलेक्शंस में पहली बार एज अ वोटर्स। आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन त्रिपुरा। लास्ट स्लाइड में चलिए कुछ ट्राइब्स देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है
द शोम्पेन ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली रिसाइड्स इन विच रीजन? शोम्पेन ट्राइब कहाँ पे रहती है? आंसर है यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। ओके। हक्की पिक्की ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? हक्की पिक्की ट्राइब रहती है कर्नाटका में। कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली इनहैबिट्स इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में। पानी अराबर ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मोस्टली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? ये कर्नाटका में मिल जाएगी आपको। और लास्ट है, विच स्टेट इज होम टू द कुटिया कोंथ ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज एंड दे आर क्लासिफाइड एज पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप? तो कुटिया कोंथ ट्राइब कहाँ बिलोंग करती है? आंसर है उड़ीसा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा। बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this means Hatsana signing off.